गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर में हम डील करेंगे वेक्टर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड एरर इन मेजरमेंट। जो अपना चैप्टर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इस पे बेसिकली वेक्टर्स मेजरली हम डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव 1 से। ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, कोई भी एक वेक्टर है ना, ए एक वेक्टर है, ठीक है, वो एक एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। अभी हमें चेक करना है कि अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल। अगर किसी आर्बिट्री एंगल से इसको रोटेट कर देते हैं तो क्या होता है, वेक्टर चेंज होता है कि नहीं होता है? तो चेंज होता है ऑफ कोर्स। तो ए क्या है? ए इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर। कोई एक वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, इसे किसी आर्बिट्री स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या होगा, 5 टाइम्स लार्ज हो जाएगा, है ना। 5 है, ये स्केल में नहीं है बट आप इमेजिन कर लो कि ये 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, तो वेक्टर चेंज हो गया, है ना। ऑप्शन सी देखते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। इस क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, एक कोई यूनिट वेक्टर हम लेते हैं बी, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इस वेक्टर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम वेक्टर बी से, तो क्या होगा, वेक्टर ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इस वाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर चला जाएगा। ए क्रॉस बी एक डिफरेंट वेक्टर होता है ना। सी इट्स अनदर वेक्टर, तो वेक्टर ए तो चेंज हो गया। स्केलर प्रोडक्ट में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो शायद वेक्टर, तब वो क्वेश्चन करेक्ट होता है कि वेक्टर विल नॉट चेंज। बट चूंकि सिर्फ स्केलर पे 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या कोई भी आर्बिट्ररी स्केलर, क्वेश्चन में क्या है कि इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर, तो यानी कि कोई सा भी स्केलर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वेक्टर चेंज होता है? हाँ, ऑफ कोर्स चेंज होता है। इस स्लिड पास्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर ये वेक्टर लेते हैं, इसे इसके पैरेलल अगर शिफ्ट कर देते हैं, तब क्या वेक्टर चेंज होता है? नहीं, तब ये वेक्टर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जो एंगल है एक्स से वो वही बना रहा है। इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो वेक्टर एसेंशियली क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है उसका, क्योंकि वो पैरेलल से ट्रांसलेट कर रहे हैं। डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है वेक्टर का, है ना, तो वेक्टर वुड रिमेन द सेम। तो इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है डी, राइट। इज स्लिड पास्ट इटसेल्फ, मतलब उसको स्लाइड कर दे रहे हैं, है ना, पैरेलली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द सेट्स बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। फर्स्ट सेट क्या है, 2 4 8। इस पे कोई सा भी 2 को ऐड करेंगे। अब 3 वेक्टर्स का सम 0 कब हो सकता है? जब एक वेक्टर एक डायरेक्शन में है, बाकी 2 वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये 2 वेक्टर बी और सी ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए सिचुएशन। यानी कि 2 वेक्टर का सम वो ए के बराबर हो मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो, तभी तो इसको बराबर करेगा खींच कर। ए सपोज दैट 10 न्यूटन फोर्स है, तो बी और सी क्या होना चाहिए, वो सम करके 10 न्यूटन फोर्स होना चाहिए, तभी वो ए को खींच के बराबर में रख सकता है, उसको हिलने नहीं दिया जा सकता है, नेट फोर्स आपका 0 होगा, है ना। तो ये वाला केस रहेगा। तो इस केस में क्या है, 2 4 8 ये नहीं बैठता है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है,
4 8 16, 16 क्योंकि 4 + 8 12 होता है, ये 16 के बराबर नहीं है ना, तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, 4 + 2 6 है ना, ये 8 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 1 2 1, 1 2 1, ये सही है। ये दो को हम ऐड करते हैं तो ये थर्ड के बराबर हो जाता है ना। तो यानी कि एक वेक्टर 2 इस डायरेक्शन में है, बाकी दो वेक्टर 1 1 इस डायरेक्शन में है, तो इनका, इन तीनों का वेक्टर का नेट सम क्या होगा, नेट सम क्या होगा, 0 होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का रिजल्टेंट आर है, ये क्या है, एंगल अल्फा बना रहा है ए के साथ और एंगल बीटा बना रहा है बी के साथ, ये जो रिजल्टेंट है। तो अब इस पे क्या लिख रहा है कि अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब हमें ए और बी का वैल्यू पता हो, है ना। मतलब क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है वो ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा ए से या बी से, तभी तो हमें ये पता चलेगा कि अल्फा इज लेस देन बीटा, है ना। अभी आप देखोगे वेक्टर्स भी लाइक ऑल नेचुरल लॉज जो आप एवरीडे देखते हो अपनी लाइफ में, वही फॉलो करता है। तो इनफैक्ट फिजिक्स इटसेल्फ एक्सप्लेन्स नेचुरल लॉज। तो जो वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस तरफ झुकेगा, वो उस तरफ झुकेगा जहाँ फोर्स ज़्यादा है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि ए और बी में जो हैवी होगा, जो ज़्यादा होगा, उस तरफ रिजल्टेंट झुकेगा, ठीक है। तो अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से लेस है तो अल्फा कम होगा, अल्फा कम तभी होगा, है ना। तो उस केस में क्या है कि ए लेस देन बी नहीं होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। ए जब बी से ग्रेटर होगा तभी तो रिजल्टेंट उसके सामने झुकेगा, उसके तरफ ज़्यादा आएगा, और जो अल्फा, एंगल अल्फा है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, मीन्स इट्स लीनिंग टुवर्ड्स वेक्टर ए। तो ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट है, ये नोबडी नोज, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये सही है, ठीक है। ए अभी इसे लास्ट टाइम यही एक्सप्लेन किया पॉइंट बी में, है ना, कि अगर ए ज़्यादा बड़ा है बी से तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए की तरफ झुकेगा, दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स। अल्फ़ा फिर कम हो जाएगा बीटा से, है ना, ये अल्फ़ा कम हो गया, है ना, बीटा से, बीटा बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, अल्फ़ा इज लेस देन बीटा इफ ए इज इक्वल टू बी। इस केस पे क्या होना चाहिए, अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए जब ए इज इक्वल टू बी है, इक्वल होना चाहिए, राइट। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बी इफ ए इज इक्वल टू बी, दोनों के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये भी इनकरेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन, कोई एक वेक्टर लेते हैं हम, है ना, 4i - 3j, ठीक है, ए इज इक्वल टू ये ले लेते हैं। एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 4i, सॉरी दूसरा वेक्टर को दूसरा नाम देते हैं हम, बी इज इक्वल टू 4i। 2-3 वेक्टर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन हम देखेंगे। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। ये बी का जो वेक्टर, बी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट है 4, मैग्नीट्यूड है ना। इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज तो नहीं होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में लेस देन नहीं है, इक्वल टू है। कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, है ना।
बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 4 है, बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी 4 है। तो इस केस में क्या हो गया, इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड का ऑप्शन गलत हो गया। इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ग्रेटर देन तो कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट है, ये 4 हो गया, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, √4² प्लस -3², है ना। यह हो गया 5, है ना, 16 + 9 √25, 5। तो ऑप्शन बी है ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो कंपोनेंट हमेशा ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड तो कभी नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स क्या है, इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड हो सकता है। इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये एक स्पेशल केस है। इन स्पेशल केस इट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। कब, बी वेक्टर के केस में, बट नॉट ऑलवेज, है ना, ऑलवेज नहीं होगा। डी है नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव का मतलब सही है, फिर इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अभी ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिसके अकॉर्डेंस में z जो है ये वर्टिकली अपवर्ड को डिनोट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड को डिनोट करेगा। x जो है ये ईस्ट और वेस्ट, ये x डैश जो है, ये x डैश जो है ये वेस्ट को डिनोट करेगा, और y एंड y डैश नॉर्थ एंड साउथ को डिनोट करेगा, ठीक है। ये साउथ, ये नॉर्थ को डिनोट करेगा। अब ये कन्वेंशन लेकर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, बी पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। बी यहां पे ए है, इस डायरेक्शन में बी है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। देन द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ये कहाँ करेगा। इसको करने के लिए बस सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल जानना है। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट कर रहा है कि आप राइट हैंड थंब रूल जानते हैं कि नहीं, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डेंस में हमें ये जो थंब है, थंब वाला पोर्शन, राइट हैंड के थंब वाला पोर्शन फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन करना है, ठीक है, और वहाँ से फिर रोटेट करना है सेकंड वेक्टर की तरफ। तो यानी कि ए से हम जब रोटेट कर रहे हैं सेकंड वेक्टर की तरफ, तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन है वो थंब का डायरेक्शन हमें बताएगा इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड से हम क्या गए, नॉर्थ की तरफ रोटेट किए। तो ये जो थंब है ये किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ये वेस्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट साइड है, राइट। तो इस पे जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, अलोंग वेस्ट, फिफ्थ का ए है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अलोंग वेस्ट। नंबर 6 में है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12 सेंटीमीटर। अभी ये क्या है कि इस पे इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पे बेसिकली क्या जानना चाह रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, कि 14 है, 14.1 है, 14.11 है, 14.1124 है, यानी कि जो आंसर है वो 14 पॉइंट समथिंग है ना। तो जो हमारा मेजरमेंट है उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, ये कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए मैक्सिमम, है ना। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में आप देख रहे हो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना, सिंपली। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन। पहला जो कोऑर्डिनेट एक्सिस वो रेड कलर में हमने जो ले रखा है उसका ओरिएंटेशन ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हम कन्वेंशनली देखते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा लेते हैं कि हम इसे रोटेट कर देते हैं बाय एंगल थीटा। द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस वी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, सो दिस विल बिकम अ न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। इसमें जो एक्स डैश और वाई डैश के ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया, लेकिन जो जेड है वो सेम है। जेड विल बी वर्टिकल परपेंडिकुलर टू दिस वाइट बोर्ड, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। इनमें से कौन सा टर्म है जो एक्सिस के ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट है? पहला है स्केलर, वैल्यू ऑफ ए स्केलर। स्केलर का कुछ लेना देना नहीं है और कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो फर्स्ट है स्केलर, स्केलर का कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं रहता है, तो दिस इज स्केलर इज इंडिपेंडेंट, है ना। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो दिस स्केलर डज नॉट, वैल्यू ऑफ स्केलर डज नॉट डिपेंड ऑन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो भी। बी में क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अभी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हम इससे देखते हैं कि क्या वो डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ब्लैक लाइन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए। अभी इसका कंपोनेंट जो रेड वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, उस पर क्या पड़ेगा, उस पर इसका कंपोनेंट क्या रहेगा। ये हम जो वेक्टर ए है उसका जो इंक्लिनेशन है विथ दिस एक्स डैश वाई डैश एक्सिस, उसको अल्फा लेते हैं, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट क्या पड़ेगा, ए कॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा प्लस थीटा, है ना, ये पड़ेगा। और इस वेक्टर के अलॉन्ग और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर ए का क्या कंपोनेंट पड़ेगा अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा, है ना। अभी जो अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू ज़्यादा है तो कॉस का जो वैल्यू है, कॉस अल्फा प्लस थीटा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट छोटा हो जा रहा है। ओरिएंटेशन अगर हम इसका ये चेंज कर दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिएंटेशन हम चेंज कर रहे हैं, तो जो कंपोनेंट्स है एक वेक्टर का, दैट इज चेंजिंग। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सिस, है ना। तो इस क्वेश्चन के अराउंड ये गलत हो जाता है, इज डिपेंडेंट ऑन एक्सिस, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है, अ वेक्टर इटसेल्फ डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। उससे ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, अगर एक्सिस का ओरिएंटेशन कुछ भी लो, है ना, तो उसके कंपोनेंट्स उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो छोटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट छोटा हो जाएगा। तो नेट जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, वो सम ऑफ जो एक्स कंपोनेंट है प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर है, वो आप सम करोगे तो वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो वेक्टर इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट, वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हम कन्वेंशन के लिए चूज करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको हम लेकर डिस्क्राइब करेंगे। वेक्टर का सम हो गया, दो फोर्सेस के एडिशन हो गए, बिकॉज फोर्सेस हैव डायरेक्शन एज वेल। तो
पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, तब उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के कन्वेंशन से आप पता कर सकते हो कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है विच इज एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, ये भी इंडिपेंडेंट है। मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटिवली इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया हुआ है। C इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी इस पे ऑप्शन ए क्या है कि C इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। तो इसके लिए क्या है, हमें इसे देखना है करेक्ट है कि रॉन्ग। तो हमें हर वो सिचुएशन के बारे में सोचना होगा कि जहाँ पे C छोटा हो सकता है ए से। तो C इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, तो क्या एक ऐसा सिचुएशन निकल सकता है कि जहाँ पे C का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन ए आएगा? हो सकता है ना। वो क्या सिचुएशन होगा कि जब A एंड B ऑपोजिट डायरेक्शन में है, A एंड B ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो C क्या होगा, C वेक्टर, इन दोनों का सम जो है ये C वेक्टर होगा, है ना। A प्लस बी, A और B को ऐड किया तो C मिला, C इतना सारा गया, है ना। C इज लेस देन है। तो जो ऑप्शन A है विच सेज दैट C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A, वो ऑप्शन गलत है। C इज लेस देन A when A and B are opposite. Option B है, it is possible to have C magnitude less than A and C magnitude less than B। यही है, लकीली हमने यही ड्रॉ भी किया है। Is it possible to have magnitude of C less than A, magnitude of C less than B? Yes, magnitude of C less than A and मैग्नीट्यूड ऑफ C लेस देन B। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में लिखा है इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ C लेस देन A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C लेस देन B। मतलब कुछ सिचुएशन में C का मैग्नीट्यूड A और B से कम हो सकता है। दिस क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग कि मैग्नीट्यूड ऑफ C इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम ऐसा सिचुएशन बना लेते हैं कि A और B को सेम डायरेक्शन में कर देते हैं, है ना। तो फिर हर सिचुएशन में C का जो मैग्नीट्यूड है वो A के मैग्नीट्यूड और B के मैग्नीट्यूड से लेस नहीं हो सकता था, है ना। तो C क्या होगा, ये A प्लस बी। तो ये एक सिचुएशन बन रहा है। तो इसमें क्वेश्चन इज सेइंग कि इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ C लेस देन A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C लेस देन B। मतलब कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, तो तब ठीक है। ऑलवेज नॉट द केस। अच्छा, इस पे दिया है C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी। C के ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। C के ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि C का जो मैग्नीट्यूड है A प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, C का मैग्नीट्यूड A और B के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, जब सारे दोनों A और B एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन इफ दे आर पॉइंटिंग, है ना। तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम जो है वो C के मैग्नीट्यूड के सम हो जाएगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन। बट नॉट ऑलवेज, है ना। ये एक ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन है, बट नॉट ऑलवेज। बट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी। तो इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी। C is never equal to A plus B. C is not equal to A plus B. ये भी नहीं है सही, क्योंकि there is one situation when C is equal to A plus B. Never equal to A plus B, तो ऐसा तो नहीं है। एक सिचुएशन तो आ रहा है कि जब A plus B के इक्वल है ना। तो फिर भी ये क्वेश्चन ऑप्शन डी इनकरेक्ट होता है। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। जो रिजल्टेंट सी हमने ड्रॉ किया है ए और बी वेक्टर का, तो ए प्लस बी वो क्या होगा, ये सी वेक्टर होगा। ए माइनस बी, बी का ऑपोजिट ये सी डैश वेक्टर होगा। अभी हमें सिचुएशंस दिए हुए हैं, 4 सिचुएशंस दिए हुए हैं। इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, सी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल है। अभी क्या है, हमने इसे पिक्टोरियली ड्रॉ किया है, पिक्चर वाइज में हमने इसको ड्रॉ किया है कि सी जो वेक्टर है वो वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इस पिक्चर के थ्रू से आपको देखने के लिए ये समझ में आ रहा है कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो, सॉरी, सी डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी जो वेक्टर का रिजल्ट है वो क्या है कि सी वेक्टर जो वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है उससे बड़ा है ना। तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। किससे, पिक्टोरियली हमने देखा, इससे हमें ये गलत मिला। अभी एक्चुअली इसको पिक्टोरियली आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी एक वेक्टर लिया ए, कोई भी मैग्नीट्यूड का, मतलब लाइक से 5 सेंटीमीटर, वेक्टर बी ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर, बी के अपोजिट बनाया 4 सेंटीमीटर, फिर उसको आप सी या सी डैश ऐसे ड्रॉ करके आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। अगर ये नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली जो वेक्टर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का सम है, वो आप कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री, है ना। और a माइनस बी का क्या होगा सम, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, है ना, कॉस 60 डिग्री, है ना। ये कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2, ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, तो इस केस में क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी जो सी है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ले लो या सी का मैग्नीट्यूड ले लो, है ना, वो क्या है, दैट इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो रहा है, यहाँ पे प्लस ए बी हो रहा है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है इक्वल टू नहीं है, इट इज लेस देन ए माइनस बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है कि सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, ये सही है ना। सी का जो वैल्यू है, आइदर अगर आप फॉर्मूला से निकालो या पिक्टोरियली निकालो, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है या सी डैश का जो मैग्नीट्यूड है उससे कम रहेगा। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी क्या है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल टू तो है ही नहीं, ग्रेटर भी नहीं है, सी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। डी है सी में बी इक्वल टू, सी में बी इक्वल टू ए माइनस बी। सी में बी इक्वल टू ए माइनस बी कब हो सकता था, जो सी है वो ए माइनस बी के बराबर कब हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये तो अपना वैल्यूज रखा, इसमें कोई नेगेटिव की बात नहीं है। ए एंड बी में से कोई एक ज़ीरो हो तब ये, तब भी नहीं, तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और फिर वो दो वेक्टर के बीच में एंगल का भी कोई बात नहीं होगा। ये दोनों इक्वल कब हो सकता है,
माइनस ए बी और प्लस ए बी, जब ये वाला कंपोनेंट में ज़ीरो हो, ये कंपोनेंट ज़ीरो कब होगा, ए बी कंपोनेंट कब ज़ीरो होगा, जब कोई आइदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो या बी इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई एक ज़ीरो होगा वेक्टर। तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दीज आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, है ना, ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, और उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में भी जो ऑप्शन डी है, सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी, वो भी गलत है। मे बी, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। सेवरल वेक्टर्स है, ये हो गया ए, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना, ये एक ई हो गया, कुछ भी ड्रॉ करते जाओ, एफ हो गया, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर। क्वेश्चन क्या है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, इन सब का कुछ रिजल्टेंट निकलेगा। लेट्स से एक रिजल्टेंट निकल गया, लाइक ऐसा रिजल्टेंट निकल गया, ये आर हो गया, ठीक है। हाँ, तो पहला ऑप्शन क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द सम ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। एक्स कंपोनेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स का जब हम सम लेंगे तो वो क्या होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसके बराबर होगा। आपने पढ़ा ही होगा वेक्टर एडिशन में कि अगर सेवरल वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये कैसे होगा, प्लस एफ, ये क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ऐसा ना, सारे का एक्स कंपोनेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर सारे का क्या होता है, वाई कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारे का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का जो सम है वो इन वेक्टर का सम होता है, फिर इंडिविजुअली इसको ट्रीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी प्रिंसिपल को हमें पूछ रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, वो करेक्ट है ये ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी में है कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर may be smaller than the sum of the magnitudes of the vectors। ये जो रिजल्टेंट है it may be smaller than the sum of the magnitudes of the vectors। अगर a b c d e सबका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इन सब का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इससे स्मॉलर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट है ये सारे का एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा, बट इन सब के मैग्नीट्यूड से कम होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। जो एक्स कंपोनेंट है वो सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से बड़ा ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो सारे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उस पे एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट दोनों है, क्योंकि लेट से सी का जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड किया, ए का मैग्नीट्यूड ऐड किया, बी का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, केवल ये जो लेंथ है वेक्टर का लेंथ है दैट डिनोट्स मैग्नीट्यूड, इन सब का मैग्नीट्यूड ऐड किया तो वह काफ़ी बड़ा नंबर बनेगा एज कंपेयर टू आप जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक कंपोनेंट लेते हो, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी, ये ऑप्शन आपका ये गलत है। ये एफ वेक्टर के सम के, ये ऑप्शन आपका गलत है।
तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या है कि मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। अभी इस केस में हमें एक पर्टिकुलर ऐसा सिचुएशन देखना है जहां पे ये सही हो, ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन हम सोच सकते हैं, जैसे लाइक सारा जो वेक्टर है ये क्या है कि ये बी नहीं, बी यहाँ पे फॉल कर गया, एफ के जगह पे एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। ई 0 हो गया, डी इधर आ गया, ये डी हम माइनस कर दिए, सी इधर आ गया, है ना। तो ये सारे जो वेक्टर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही आ गए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर हम मतलब लाइक एक रफ गेसवर्क कर रहे हैं, इसका रिजल्टेंट ऐसे हो जाता है आर, ठीक है। तो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो क्या है कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बराबर इस पर्टिकुलर केस में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो क्योंकि दो वेक्टर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और बाकी सारे का मैग्नीट्यूड का सम करेंगे तो रिजल्टेंट के सम से बड़ा होगा। तो सारे वेक्टर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, है ना। सारे वेक्टर्स जब एक ही डायरेक्शन में हो गया तो रिजल्टेंट जो है वो काफ़ी बड़ा बनेगा। वो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स जिसको ऐड करके बना है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो डी इज करेक्ट इन वन पर्टिकुलर सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव करते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन ए बी, ग्रेटर देन ए बी। ग्रेटर देन ए बी तो नहीं हो सकता। ग्रेटर देन ए बी होने के लिए क्या है, ग्रेटर देन ए बी के लिए साइन थीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन क्या है, इक्वल टू ए बी, मे बी इक्वल टू ए बी, मे बी पहले ही मे बी लिखा हुआ है, मे बी ग्रेटर देन ए बी या किसी का मे बी इक्वल टू ए बी, इक्वल टू ए बी। ये एक पर्टिकुलर केस में होगा जब क्या होगा, साइन थीटा 1 होगा, है ना। सी ऑप्शन है लेस देन, मे बी लेस देन ए बी, ये भी सही है। लेस देन ए बी ये हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या है कि लेस देन 1 मिलेगा। तो ये मैक्सिमम केसेस में ये ट्रू रहेगा। ऑप्शन डी क्या है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कब होगा, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, ठीक है, उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है। तो इन दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, है ना। बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शंस।